इतिहास के भव्य आयोजन में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व एक महान साम्राज्यों और सांस्कृतिक विकास का युग था। जब पश्चिम में रोम कार्थेज से संघर्ष कर रहा था, लैटिन साहित्य का जन्म हुआ और सिरैक्यूज के आर्किमिडीज ने विज्ञान और गणित को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भूमध्य सागर के दूसरे छोर पर महान हेलेनिस्टिक राज्यों के संघर्षों के बीच अरिस्टार्कस और हिप्पार्कस, यूक्लिड और एरेटोस्थेनीज, ज़ेनो और एपिक्यूरस ने दुनिया में महत्वपूर्ण नए विचार प्रस्तुत किए। और भी पूर्व की ओर एक शानदार भारत मौर्य साम्राज्य के अधीन एकीकृत और समृद्ध सम्राट अशोक के शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। अशोक, जो एक योद्धा, विजेता, पश्चातापी तीर्थयात्री और दार्शनिक राजा था, ने बौद्ध धर्म और भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। यह 269 ईसा पूर्व का समय था जब अशोक मौर्य साम्राज्य के मयूर सिंहासन पर बैठा। उससे पहले उसके पिता सम्राट थे, जबकि उसके दादा चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, केवल कुछ ही महीनों बाद जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर और चंद्रगुप्त के बीच एक संबंध था, हालांकि यह टोलमी या सेल्यूकस के समान प्रत्यक्ष नहीं था, फिर भी एक हद तक मौर्यों का साम्राज्य सिकंदर की विजय से प्रेरित था। साम्राज्य अक्सर क्रांतियों की संतान होते हैं, और मौर्यों के शासन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 3 विशिष्ट क्रांतियां हुई थीं। पहली, भारत में एक सामाजिक क्रांति हुई थी जो वस्तु उत्पादन, व्यापार और व्यापारी पूंजी के विकास से जुड़ी थी। इस सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण परिणाम प्रोटेस्टेंट संप्रदायों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय था, जिन्होंने अपनी नई नैतिक और सामाजिक मान्यताएं जातियों और जनजातियों की बजाय मनुष्य पर केंद्रित की। दूसरी क्रांति उत्तर पश्चिम भारत में आर्मेनियन, फारसी और ग्रीको मैसेडोनियन साम्राज्यों के आक्रमण से उत्पन्न हुई थी। इन साम्राज्यों ने भारत में नए प्रकार की साम्राज्यवादी और सैन्य संगठन, साथ ही एक नए अंतर्राष्ट्रीयवाद की शुरुआत की। तीसरी क्रांति एक राजवंशीय क्रांति थी जो मगध, उत्तरी बिहार में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में शुरू हुई और 4ठी शताब्दी के अंत तक भारत के प्रमुख हिस्सों में फैल गई। ये तीनों क्रांतियां आंशिक रूप से समकालीन थीं और कुछ हद तक एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत की जनजातीय कुलीन तंत्रों के लिए व्यापक सामाजिक परिवर्तनों और समस्याओं के समय का युग था। गंगा क्षेत्र के बड़े हिस्से में स्थायी कृषि का विकास हो चुका था और भूमि धीरे धीरे निजी संपत्ति बन रही थी, हालांकि यह अब भी एक ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जा सके। इस नई संपत्ति के रूप और हलचालित खेती के आगमन ने वस्तुओं के अधिशेष उत्पन्न किए, जिन्हें क्षेत्र के बढ़ते बाजार नगरों में लाभप्रद रूप से विनिमय किया जा सकता था। अधिशेष के बढ़ने से एक नया सामाजिक वर्ग अस्तित्व में आया, समृद्ध व्यापारियों और धनी साहूकारों का वर्ग, जिनके लेन देन में काफी वृद्धि हुई, विशेष रूप से धातुओं, विशेषकर तांबा और लोहे की खोज से, जो उभरते मगध राज्य के निकट आसानी से उपलब्ध थे। जनजातीय अर्थव्यवस्था ने उत्पादन संबंधों को बाधित किया, जबकि अनेकों कुलीनतांत्रिक गणराज्यों और छोटे राज्यों में भूमि का विभाजन व्यापार और वाणिज्य के स्वतंत्र प्रवाह में बाधा डालता था। इसके अलावा इन अनेक राज्यों के बीच लगातार युद्धों ने जीवन और संपत्ति दोनों को असुरक्षित बना दिया और नए सामाजिक वर्ग के हित में बड़े और शक्तिशाली राज्यों का समर्थन करना था, और यदि संभव हो तो एक साम्राज्य की स्थापना करना था। हमारे प्रमाण से संकेतित सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में नकद लेनदेन आर्थिक संबंधों का आधार बन रहा था। बौद्ध ग्रंथ, जो इस युग के लिए हमारे मुख्य सूचना स्रोत हैं, मुद्रा का सामान्य उल्लेख करते हैं। अब सब कुछ एक मृत चूहे की कीमत से लेकर बनारस में छुट्टी मनाने की कीमत तक नकदी के रूप में गिनी जाने लगी थी। नकद अर्थव्यवस्था के विकास ने व्यापार और वाणिज्य को काफी गति दी, जिसने अन्य संपत्ति सृजन संस्थाओं पर निर्णायक श्रेष्ठता प्राप्त की। नए सामाजिक नायक न तो ब्राह्मण थे
और न ही क्षत्रिय जो पारंपरिक पुजारी और योद्धा वर्ग थे, बल्कि व्यापारी और साहूकार थे, जिनमें से सबसे महान श्रावस्ती के अनाथपिंडिक थे। बदलती आर्थिक संरचना को इस महान साहूकार की उस कहानी से अच्छी तरह समझा जा सकता है, जिसमें उसने बुद्ध के लिए एक मठ बनाने के लिए राजकुमार जेठ से एक भूखंड खरीदा। ऐसा लगता है कि अनाथपिंडिक, जिसका नाम ही हमारे व्यापारी नायक की सामान्य सामाजिक उत्पत्ति का संकेत देता है, को राजकुमार जेठ द्वारा स्वामित्व वाले एक बगीचे में रुचि हो गई थी। वह राजकुमार के पास गया और पूछा कि भूखंड की कीमत कितनी होगी। राजकुमार ने उत्तर दिया, जितनी तांबे के सिक्कों की संख्या में पूरे भूखंड को ढकने में लग जाए। यह एक बहुत बड़ी कीमत थी, क्योंकि करशापण, तांबे या चांदी का पंचचहनित वर्गाकार सिक्का की क्रय शक्ति बहुत अधिक थी और भूखंड काफी विस्तृत था। इसे एक बांस का जंगल कहा जाता था और इसे ढकने के लिए हजारों छोटे सिक्कों की आवश्यकता थी। लेकिन बिना कोई दूसरा विचार किए यह कीमत स्वीकार कर ली गई और साहूकार ने तुरंत सिक्कों से भरे कई गाड़ी मंगवाई और उन्हें जमीन पर बिछाने का आदेश दिया। इस भूखंड पर बाद में एक मठ बनाया गया, जहां बुद्ध ने कई वर्षाकाल बिताए। यह कहानी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि व्यापार और वाणिज्य ने व्यापारियों और साहूकारों का एक नया और शक्तिशाली सामाजिक वर्ग पैदा कर दिया था। अधिकांश व्यवसायों को संघों में संगठित किया गया था और उन्हें कुछ निश्चित क्षेत्रों में सीमित किया गया था। धीरे धीरे इन व्यापारियों और कारीगरों के संघों ने अपने हाथों में काफी शक्ति इकट्ठी कर ली थी। राज्य ने समाज के महत्वपूर्ण अंगों के रूप में इन संघों को मान्यता देनी शुरू कर दी और उनके कानूनों का सम्मान किया गया, जिनके प्रतिनिधियों को राजा खुशी खुशी अपने दरबार में स्थान देते थे। संघ कई प्रकार के कार्यों में इस तरह से शामिल थे कि उन्होंने न केवल किसी व्यक्ति के व्यावसायिक पक्षों को नियंत्रित किया, बल्कि व्यक्तिगत मामलों में भी हस्तक्षेप किया। वे धन जमा करते थे और ऋण देते थे। वे सार्वजनिक कार्यों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी लेते थे और वे अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए भाड़े के सैनिकों के सशस्त्र दल तैयार करते थे। वे अपने सदस्यों द्वारा निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करते थे और कीमतों को नियंत्रित करते थे। वे यहाँ तक कि यह भी सुनिश्चित करते थे कि किसी सदस्य की पत्नी के बौद्ध मठ में शामिल होने से पहले संघ की अनुमति प्राप्त हो। व्यापार और वाणिज्य का विकास देश के दूरदराज के हिस्सों में फैले हुए कई अच्छी तरह से पहचाने गए व्यापार मार्गों पर आधारित था। मगध धीरे धीरे इस व्यापक वाणिज्य का केंद्र बन रहा था और पश्चिमी, मध्य, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। बनारस, कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास कौसम, सूरत, भरूच और सोपारा, बॉम्बे के पास जैसे नदी और समुद्री बंदरगाह फलने फूलने लगे थे और बुद्ध की कहानियां, जातक या बुद्ध की जन्मकथाएं बैलगाड़ियों के लंबे कारवां के संदर्भों से भरी पड़ी हैं, जो अपने कीमती सामान के साथ जंगल और रेगिस्तानी रास्तों पर चलती थीं। यह स्पष्ट होता जा रहा था कि व्यापारी पूंजी देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर हावी होने वाली है। यह एक ऐसा युग भी था जिसमें अब तक कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण हो रहा था। नई भूमि को कृषि में लाया जा रहा था और जंगल नए बसने वालों और कृषकों के विस्तार के आगे तेजी से पीछे हट रहे थे। इस प्रक्रिया के लिए नए श्रम के रूपों की आवश्यकता थी। दास्ता, जो उस समय ज्ञात और प्रचलित थी, इस श्रम आपूर्ति की गंभीर समस्या का स्पष्ट समाधान हो सकती थी। लेकिन दास्ता के अपने नुकसान थे, क्योंकि यह निरंतर बल प्रयोग की आवश्यकता थी और दासों द्वारा प्रतिरोध विद्रोह की संभावनाएं पैदा करती थी। समाधान शूद्र वर्ग के बढ़ते उपयोग के माध्यम से निकाला गया। ये शूद्र आंशिक रूप से उन तत्वों से आए थे जिन्हें विजयी आर्यनों द्वारा दास्ता में लाया गया था, जो गैर आर्यन जनसंख्या में से थे। हालांकि शूद्र वर्ग में आर्यन तत्व की उपस्थिति को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। शूद्रों जैसे दास वर्ग का निर्माण, जो बाद में ब्राह्मण समाज में चौथी जाति बन गया,
प्राचीन भारत द्वारा आर्थिक जीवन में संस्थागत दासता के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए खोजा गया समाधान था। शूद्र एक दास नहीं था, लेकिन फिर भी परंपरा और रीति रिवाजों द्वारा उत्पादक कार्यों के लिए मजबूर था, जिसे बाद में मनु, गौतम और नारद जैसे कठोर और लगभग अपरिवर्तनीय ब्राह्मणिक कानूनों में संहिताबद्ध किया गया। परंपरा ने शूद्र को ब्राह्मण की तरह ज्ञान प्राप्त करने और पुजारी बनने, क्षत्रिय की तरह शस्त्र धारण करने या वैश्य की तरह व्यापार और वाणिज्य करने से रोका। उसका कर्तव्य 3 उच्च सामाजिक वर्गों की सेवा करना था। शूद्रों का उदय समाज को एक बड़ी, अशस्त्र और दास श्रमिक वर्ग प्रदान करता था, जो बिना किसी शिकायत के सबसे कठिन और आर्थिक रूप से उत्पादक कार्यों का बोझ उठाने के लिए सक्षम था और इस प्रकार एक नए और अपेक्षाकृत समृद्ध समाज के उदय में सहायता करता था। ये परिवर्तन भारतीय समाज में 3 शताब्दियों से हो रहे थे। देश के विभिन्न हिस्सों में परिवर्तन की गति स्वाभाविक रूप से भिन्न थी, लेकिन धीरे धीरे यह पैटर्न सार्वभौमिक होता जा रहा था, जो लगभग सभी क्षेत्रों में समाज के सभी स्तरों को प्रभावित कर रहा था। यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की लगातार बढ़ती हुई अवधि निश्चित रूप से साम्राज्यात्मक राजनीतिक व्यवस्था के उदय की आवश्यक पूर्वशर्त थी। इन व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का प्रतिध्वनि नए प्रोटेस्टेंट संप्रदायों जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय में भी सुनी जा सकती है। लगभग 1000 ईसा पूर्व उत्तरी भारत में एक ऐसा धर्म विकसित हुआ था जो जटिल अनुष्ठानों पर आधारित था, जिसमें एक पुजारी वर्ग की सहायता की आवश्यकता होती थी, जिसने कई एक्स्ट्रावेगेंट सामाजिक विशेषाधिकारों की मांग करनी शुरू कर दी थी। यह अनुष्ठान बड़ी जनसंख्या के लिए, नए शासक वर्गों, व्यापारियों और किसानों के लिए धीरे धीरे अप्रासंगिक होता जा रहा था। यह आर्थिक रूप से भी बर्बादी करने वाला था, क्योंकि इसमें कई मवेशियों की हत्या शामिल थी, जो एक पशुपालक और कृषि अर्थव्यवस्था की नींव थी। मगध और आसपास के क्षेत्रों में इस ब्राह्मणवाद का नए राजतंत्रों के साथ साथ गणराज्यात्मक कुलीनताओं द्वारा भी जोरदार प्रतिरोध किया गया। बुद्ध लगभग 567 से 486 ईसा पूर्व और जैन धर्म के संस्थापक महावीर लगभग 561 से 490 ईसा पूर्व कुलीन जातियों से आए थे। उस समय इन जातियों की दुनिया बढ़ते राजतंत्रों द्वारा लगातार खतरे में थी और नबी अपने जनजातियों को नए और आक्रामक राजाओं के हाथों हार और विनाश से बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। बुद्ध और महावीर ने मगध में उपदेश दिया और व्यापारी और शूद्र वर्गों से समर्थन पाया और समकालीन राजाओं के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए। इस समय हमें उनके जीवन और गतिविधियों के विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह पर्याप्त है कि यह बताना कि ये नए विश्वास केवल अनुष्ठानवाद और रहस्यवाद को अस्वीकार नहीं करते थे, बल्कि सभी मनुष्यों के लिए जाति, जनजाति या जाति की परवाह किए बिना आध्यात्मिक अवसरों की समानता का उपदेश देते थे। वे नैतिक मूल्यों की प्राथमिकता पर जोर देते थे, केवल बौद्धिक अटकलों पर नहीं, और ब्राह्मणिक पुजारी के वर्चस्व के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। इस प्रकार उन्होंने आर्थिक क्रांति द्वारा उत्पन्न नए वर्गों की आध्यात्मिक और सामाजिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।